Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of our ongoing online distance learning classes. This is the second last lecture in terms of our curriculum, and today we are going to complete the topic of weldments. Inshallah, next week we are going to cover the fits and tolerances. So proceeding from the last week जो है हमने फिनिश कर लिया था अपना स्टैटिक और डायनामिक लोडिंग के सिंपल केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे. आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डैट इज़ वेल्ड एज अ लाइन. देखें हमारे पास होता क्या है कि आपने सिंपली जो हमने यहाँ लास्ट के सभी स्टडी किए, ठीक है. अगर मैं यहाँ स्लाइड्स यही खोल देता हूँ, आपने सिंपल क्या किया, हमारे पास एक केस था, हमारे पास एक लेंथ गिवन थी, हमने स्ट्रेसेस वगैरह सारा कुछ फाइंड आउट किया, कंप्लाई किया, थ्रोट साइज़ वगैरह निकाला एंड सो ऑन. बट हमारे पास लेट से कोई ऐसा केस आप कंसिडर करें कि आपने एक बार आपने वेल्ड निकाला, ठीक है, आपने यानी कि एक बार वेल्ड के तमाम पैरामीटर्स निकाल लिए, मगर होता क्या है कि आपके पास साइज़ चेंज हो जाता है. लेट से आप कहीं काम कर रहे हैं, आपने एक साइज़ के लिए वो तमाम वेरीफाई किया जी कि इन साइज़ के लिए इतना थ्रोट साइज़ ये सारा कुछ होना चाहिए, आपने डेवलप किया. होता क्या है कि आपके पास साइज़ चेंज होके आ जाता है. सो फिर आप क्या करेंगे, आप क्या दोबारा से इसे कैलकुलेट करेंगे. ओके, अब एक बार फिर कर लेते हैं, मगर व्हाट इफ़ उसके बाद दोबारा कुछ वेरिएशंस आ जाएँ. सो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. सो इसका हल हमारे पास क्या है कि हम इसको एक यूनिफॉर्म या पर यूनिट लेंथ हम ये पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लें, और फिर जैसे मर्ज़ी लेंथ वगैरह वेरी होती जाए हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली हमारे पास वैल्यू आती जाएगी. सो ये कॉन्सेप्ट है वेल्ड एज अ लाइन का. इन दिस अप्रोच वी सिंपली कैरी आउट कैलकुलेशंस बाय एवैल्यूएटिंग लोड पर यूनिट लेंथ या लोड पर लेंथ इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, बाद में आप ये लोड पर लेंथ जो है इसको आप कह लें कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्ट्रेस के साथ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, सो यानी कि हमारे पास जो है सिंपली इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो लोड पर लेंथ है उसके यूनिट्स हमारे पास न्यूटन पर मीटर हैं, स्ट्रेस की यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं. सो इस तरह जो है इवेंचुअली हम समवट हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे पास यहाँ अननोन पैरामीटर होंगे. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास अलाउएबल यूनिट लोड फैक्टर हैं रिलेटिंग फिलेट वेल्ड, ठीक है, लेग विड्थ W टू इलेक्ट्रोड स्ट्रेंथ वगैरह फॉर स्टैटिक लोड्स, वो हमारे पास ये जो टेबल है यहाँ आपको ये गिवन है. ठीक है, कि हमें कितनी यूनिट फोर्स वगैरह हम अलाउएबल कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ विड्थ लेग W. ठीक है, यानी कि W के हिसाब से जो है ये एक रिलेशन एक है. ठीक है, और these are calculated as 0.707 0.30 EXX. ठीक है, यानी कि थ्रोट एरिया वाला वो फैक्टर बीच में यहाँ इंट्रोड्यूस हमने कराया. एंड सो आर फॉर 90 डिग्री कॉर्नर्स, जो सिंपल हमारे पास फिलेट वेल्डर्स या फिर 90 डिग्री कॉर्नर्स अगर आपके पास बने और उन पे आप वेल्ड करें, तो उस केस में भी ये फार्मूलाज वैलिड होंगे. डिफरेंट फोर्सेस जो हमारे पास एक्ट कर सकती हैं, टेंशन और कंप्रेशन, उनके लिए हमारे पास यूनिट लोड फैक्टर, उसके अलावा P जो है आपके पास लोड है, AW जो है ये हमारे पास ये एक कहने की एक तरह से लेंथ है, यानी कि इसमें आपके पास एक डायमेंशन एरिया आ रही होगी. ठीक है, यानी कि आप इसको हम आगे न्यूमेरिकल करते हैं उसमें ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी. इसी तरह डायरेक्ट शेयर है, बेंडिंग के केस में मोमेंट है डिवाइडेड बाय SW है. ठीक है, विच इज़ सेक्शन मॉडुलस. इसी तरह J है आपके पास. ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब A जो है, A के यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर. अगर तो मैं यहाँ अगर हम इसे या इंच स्क्वायर, अगर तो हम दोनों डायमेंशन यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि T भी मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो तो सिंपल आपके पास जो है वहाँ सिंपल प्रेशर वो बेसिकली बनेगा. ठीक है, सो यहाँ हम क्या करते हैं कि इसको लोड पर लेंथ रखते हैं, यानी कि सिर्फ हम लेंथ नहीं यहाँ कंसिडर करेंगे, कह लें सिर्फ इसको AW में सिर्फ आपके पास थ्रोट डायमेंशन जो वही डिवाइड हो रही होगी, ताकि वो पर यूनिट लेंथ हमारे पास एक पैरामीटर बन सके. सेम फॉर द डायरेक्ट शेयर. इसी तरह जो SW है सेक्शन मॉडुलस, उसके यूनिट्स भी चेंज होंगे. पोलर मोमेंट जो होता है उसके यूनिट्स इंच 4 या mm4 होता है, ये mm³ यहाँ होंगे हम लेके चलें, क्योंकि एक डायमेंशन हम वो स्किप कर रहे होंगे जो कि लेंथ के साथ एसोसिएटेड होगी. ये हमारे पास डिफरेंट वेल्डिंग कन्फिग्रेशंस हैं. ठीक है, और डिफरेंट वेल्डिंग कन्फिग्रेशंस के अगेंस्ट हमें सेक्शन मॉडुलस S की जो है यहाँ से वैल्यूज़ हमें एज इट इज़ मिल जाएंगी. और साथ साथ अगर सेंट्रॉइड वगैरह जो है अगर आपने कुछ केसेस में आपको चाहिए होगा, सो वो भी आपको मिल जाएगा. एरिया जो है AW
उसका रिलेशन भी आपको, यानी कि यहाँ से हमें वो चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ मेंशन की गई हैं। सो यहाँ से हम अब हम आ जाते हैं एग्जांपल पे। यहाँ जो हमें फिगर गिवन है उसमें यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि एक पाइप है जो कि वेल्ड किया जा रहा है अक्रॉस अ वॉल, और एक यहाँ आपके पास एक प्लेट है इन बिटवीन देम, और वी हैव टू डिटरमिन द वेल्ड साइज नीडेड टू विथस्टैंड द स्टैटिक लोड ऑफ 2700 पाउंड्स। और आपको ये बता दिया गया है कि ये बेसिकली आपके पास वेल्ड ऑल अराउंड है दोनों साइड्स पे। और इस प्लेट के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास ये पाइप गुजर है, ठीक है, आपको यानी कि प्लेट का ये सामने से आपको दिखाया जा रहा है, यानी कि प्लेट को देखने से कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि ये प्लेट है, ये आपके पास ये पाइप गुजर है जो कि आपको यहाँ शो हो रहा है, और इसके साथ ही कनेक्टेड है आपके पास एक आर्म कनेक्टेड है, और उसके डिस्टेंस पे जो है कि लोड लग रहा है, और ये लोड जो है कह लें डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा है आपके पास पाइप के ऊपर। पाइप का मटेरियल आपको गिवन है कि डैट इज़ ESTM 836, और हम E70 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे जस्ट लाइक द प्रीवियस एग्जांपल्स। यहाँ आपको एक और चीज़ गिवन है कि शेड्यूल 40 पाइप है, 4.5 इंच इसका आउटर डायमीटर है, और 0.24 इंच इसकी वॉल थिकनेस है। डायमेंशन ए जो है यानी कि एंड टू एंड फ्रॉम वेल्ड टू वेल्ड जो डिस्टेंस है डैट इज़ अराउंड 15 इंच, और उसके बाद आपके पास जो आर है यानी कि जो सेंटर पॉइंट आपके पास ये पाइप का वहाँ से लेके वो आर्म तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर है यानी कि 10 इंच है। और हमें ये कुछ अजम्पशंस इसमें हमने किए हैं, और उसमें एक अजम्पशन ये है कि हमने जो आर्म का वेट वगैरह है उसको कंसीडर नहीं करना। अच्छा, शेड्यूल 40 पाइप का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। शेड्यूल 40 पाइप हमारा मोस्ट कॉमन पाइप है जो कि आपके पास यूज़ होता है, और इसकी ज़्यादातर एप्लीकेशन जो आपने शॉपिंग मॉल्स में फायर फाइटिंग के जो पाइप्स आपने देखे होंगे बेसिकली वो शेड्यूल 40 पाइप होते हैं। इसके अलावा अगर हम कमर्शियल लेवल की बात करें और हमारे पास जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए चिलर्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए भी जो वाटर सिस्टम हम फ्लो करा रहे होते हैं वो भी शेड्यूल 40 के पाइप यूज़ हो रहे होते हैं। और सो इस वजह से ये बहुत कॉमन पाइप है, और हो सकता है ये जो मोस्ट प्रोबेबली जो आपको एग्जांपल आपको यहाँ शो कराई जा रही है वो बेसिकली हो सकता है कुछ इसी किस्म से एप्लीकेशन से रिलेट करती हो। ओके, सो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। इसके भी जो है यहाँ एक ये चार्ट बिल्कुल उसी तरह यहाँ गिवन है, इसको हम फॉलो करते हुए हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और यहाँ से पहले कुछ अजम्पशंस हम यहाँ देख लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे। यहाँ हमारे पास क्योंकि लोड अभी हमने देखा ऑफसेट लोड है, सो ऑफसेट लोड पुट्स द पाइप सेक्शन एंड द वेल्ड कंबाइंड बेंडिंग टॉर्जन एंड डायरेक्ट शियर एट द रूट ऑफ द कैंटिलीवर बीम वेयर द मोमेंट टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम, ठीक है। ये इसकी वजह से ये हमारे पास ये एक फैक्टर आ रहा है। सो हमें अब पता लगे कि हम किन किन चीज़ों को हमने पहले फाइंड आउट करना है। द टॉर्जन एंड डायरेक्ट शियर आर अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द वेल्ड। द लोकेशन ऑफ हाईएस्ट स्ट्रेस विल बी एट ऑन द टॉप ऑफ द पाइप एट द वेल्ड टो, ठीक है। सो वेल्ड टो बिल्कुल एंड पे जाके जो है आपके पास वहाँ आप हमारे पास हाई स्ट्रेस आ रही होगी। सो ये कुछ अजम्पशंस हैं, और इनके अजम्पशन की बेस पे हम ये सॉल्व कर लेते हैं। ये बेसिकली जो पाइप है ये वेल्डिंग के जो ये तमाम ये पैरामीटर्स गिवन थे, इसमें हमारे पास ये जो केस नंबर 9 है, ठीक है। अगर हम इसको जूम इन करके यहाँ से ये देख लें, ये ये बेसिकली ये केस नंबर 9 है, और ये तमाम पैरामीटर सेव होंगे। पिक्सल्स थोड़े से इसके ब्लर हैं, मगर आप बुक से इसको देखेंगे तो आई थिंक वहाँ से आपको बेहतर नज़र आ जाएगा कि हमारे पास इन सेक्शन मॉडुलस का ये वैल्यू भी गिवन है, जे की वैल्यू भी गिवन है, ए की भी हमें यहाँ पैरामीटर गिवन है कि हमने क्या यूज़ करना है। सो केस नंबर 9 ये बेसिकली बनेगा। सो इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे और इस न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो अब हम न्यूमेरिकल के ऊपर आ गए, और न्यूमेरिकल के ऊपर अभी हमने जो डिस्कस किया कि हमारे पास जो वेल्ड टो है वहाँ आपके पास कह लें कि हाईएस्ट स्ट्रेस हमारे पास वहाँ होंगी। सो वेल्ड टो हमारे पास बनेगा कौन सा? वेल्ड टो या फिर टो होता है एंड पॉइंट। लोड हमारे पास लग रहा है इस फेस के ऊपर। सो वेल्ड टो जो है वो हमारे पास ये जो वॉल है इसका जो फारदेस्ट पॉइंट होगा ये पॉइंट ए, ठीक है, जो कि पॉइंट ए से ही मैंशनड है, इस पॉइंट के ऊपर ही मैक्सिमम लग रहा है। सो हम यहाँ से बेसिकली सब कुछ ओरिजिनेट करेंगे। इस फिगर में आप देख सकते हैं सबसे पहले एफ एस मीन्स द शेयर फोर्स। शेयर फोर्स के लिए एरिया हमेशा उसके पैरेलल होता है। सो हमारे पास ये लोड इस डायरेक्शन में लग रही थी तो शेयर जो है लाजमत है वो भी इसी के अलॉन्ग लग रहा है, जो कि आपको यहाँ देखें ये आपको अलॉन्ग वाई एक्स वाई प्लेन में आपको यहाँ शो हो रहा था कि ये फोर्स लग रही है।
ये देखें आपके पास शेयर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। बेंडिंग फोर्स लाजमी आता है, बेंडिंग जो है ये बीम है, सो इसके ऊपर बेंडिंग जो है होनी है, सो डिफ्लेक्शन होगी। सो बेंडिंग फोर्स जो है इसके अलोंग आपके पास लग रही है ये YZ प्लेन में। उसके बाद हमारे पास FT है, टॉर्जन प्लेन, ट्विस्ट। अब ट्विस्ट किसके दरमियान आएगा? ट्विस्ट आपको शो होगा दूसरे फेस के ऊपर, यानी कि XY फेस के ऊपर। सो इस वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके पास यहाँ FT या फिर X के अलोंग बेसिकली थर्ड डायमेंशन, सो आप देख रहे हैं X डायरेक्शन के अलोंग FT या फिर वो ट्विस्ट या फिर टॉर्जन की जो फोर्स है उसकी मेजरमेंट होगी और इनका लाजम आता है ओवरऑल इनका एक रिजल्टेंट होगा। सो इस तरह जो है ये हमारे पास फोर्सेस आएंगी। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यूनिट लोड निकालना है एट पॉइंट A ड्यू टू शेयर। शेयर फोर्स के लिए निकालना है हमारे पास ये फार्मूला है P/AW। सो P जो है हमारे पास वो सिंपल लोड जो कि हमें यहाँ गिवन था कि हमने विड स्टैंड कराना है अराउंड 2700 LB। सो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि FS वुड बी इक्वल टू 2700 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये AW जो है नॉर्मली आपके पास AW यहाँ क्या होगा, डैट वुड हैव बीन πdl। अब यहाँ लेंथ नहीं आएगी, सो डैट वुड बी सिंपली पाई मल्टीप्लाई बाय d जो कि हमारे पास यहाँ गिवन है कि वो 4.5 इंच है, ये रहा, ठीक है, 4.5 इंच आउटर डायमीटर। सो हमने यहाँ इसको 4.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं सो हमारे पास ये आएगा 191 पाउंड्स पर इंच। सो ये पर यूनिट लेंथ में हमने बेसिकली इसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अब हमने लाजमी आता है बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है और वो भी अब हम पॉइंट A पे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने बात की है कि हमारे पास जो पॉइंट A है वहाँ दैट इज़ द लोकेशन ऑफ हाई स्ट्रेसेस। सो यहाँ अब हमने फाइंड आउट करनी, और ये हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कैटेगरी 9 बेसिकली बनती है। सो उस केस में हमारे पास जो यहाँ बेंडिंग मोमेंट है वो तो हमारे पास यहाँ सिंपल आपके पास होगा लोड इनटू द एंड टू एंड डिस्टेंस PA, और हमारे पास जो सेक्शन मॉडुलस है SW, उसके लिए जो रिलेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा πd² / 4। नॉर्मली यहाँ एक और लेंथ की डायमेंशन भी आनी थी, और चूंकि हम पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं तो इस वजह से वो एक डायमेंशन अब यहाँ कंसिडर नहीं होगी। इसकी वजह से जब हम ये यूनिट लोड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे FB डैट वुड बी इक्वल टू P जो कि हमारे पास है 2700 मल्टीप्लाई बाय A जो कि हमारे पास है 15 इंच, और इसको अब हम डिवाइड करेंगे बाय d² जो कि हमारे पास है 4.5 इंच डिवाइडेड बाय 4। सो ये जब हम सॉल्व करते हैं ये हमारे पास वैल्यू बनती है 2546.5 LB पर इंच। सो आप देख रहे हैं ये पर इंच जो है साथ साथ एक इफेक्ट चल रहा है। इसी तरह थर्ड फोर्स जो है वो हमारे पास टॉर्जन फोर्स थी। सो इसके लिए हमने सबसे पहले टॉर्क फाइंड आउट करना है, और टॉर्क जो है जब हमारे पास नहीं है सो हम यहाँ क्या करेंगे कि टॉर्जन जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए सो दैट वुड बी इक्वल टू जो T है दैट वुड बी इक्वल टू द फोर्स जो कि हमारे पास है P, और इसका वो जो मोमेंट आर्म है यानी कि R। इसी तरह जो C है वो अब हमारे पास नहीं है, यानी कि रेडियस होता है, सो उसको हम सिंपली d/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास J है, J का जो फार्मूला होता है वो आपके पास सर्कुलर इस तरह की हॉल प्लेट के लिए πd4/4 होता है, बट यहाँ हम जो लिखेंगे वो होगा πd3/4, क्योंकि पर यूनिट लेंथ हमने इसको अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली। सो जब हम इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं और यहाँ से अब फोर्स लोड यूनिट लोड एट पॉइंट A ड्यू टू टॉर्जन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो दैट वुड बी इक्वल टू P जो कि हमारे पास है 2700 मल्टीप्लाई बाय R जो कि हमारे पास है 10 इंच मल्टीप्लाई बाय d/2 यानी कि 4.5 इंच डिवाइडेड बाय 2, और इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ होगा पाई मल्टीप्लाई बाय d यानी कि 4.5 का क्यूब और डिवाइडेड बाय 4। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 848.5
8 पाउंड्स पर इंच। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास तमाम डायमेंशन जो है वो पर इंच की फॉर्म में, यानी कि लोड पर इंच की फॉर्म में हमारे पास ये आ गई हैं। सो इसको अब हम यहाँ से इसकी रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ से इस फिगर को दोबारा देखें, हमने तीनों फोर्सेस जो एक्ट कर रही थी वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। सो अब हम इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना बहुत आसान, सिंपल। हमारे पास जो सबसे पहले शेयर फोर्स का जो यूनिट लोड था, ठीक है, जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया है 191 प्लस बेंडिंग का जो कि हमारे पास है 12546.5 प्लस हमारे पास यहाँ ड्यू टू टॉर्जन जो कि हमारे पास है 848.8 और इसका स्क्वायर और कंप्लीट इसका स्क्वायर रूट। सो ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने पे आएगी अराउंड 2691 पाउंड्स पर इंच। सो जब ये हमारे पास आ गई है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल सकते हैं और हम यहाँ से अब थ्रो डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमारे पास थ्रो डायमेंशन क्या होनी चाहिए। सो थ्रो डायमेंशन के लिए ये फार्मूला है, बट ये हमारे पास टॉ अलाउेबल नहीं है। टॉ अलाउेबल हमें कहाँ से मिलेगा? जो हमने इलेक्ट्रोड यूज़ किया, और हमने बात की थी कि हमने इलेक्ट्रोड जो है वो 30% तक हम उसको लिमिट करते होते हैं उसकी, यानी कि जो मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस होता है आपके पास वेल्डमेंट में, उसके 30% तक हम लिमिट करते हैं। सो यहाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि हम E70 इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो हम यहाँ अब लिखेंगे कि टॉ अलाउेबल जो है डेट वुड बी इक्वल टू 0.3 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 70 kpsi के साथ। सो ये हमारे पास बनेगा 21,000 psi। सो 21,000 psi ये हो गया। सो सिंपल, अब हमने क्या करना है, 2691 पाउंड्स पर इंच डिवाइडेड बाय 21,000 psi। सो इसको सॉल्व करने पे आपके पास जो वैल्यू बनेगी, या फिर हम एक और काम करते हैं, ये जो psi है, ठीक है, इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं कि ये बेसिकली बनता है आपके पास LB पर इंच स्क्वायर, ठीक है। सो अब जो है, अगर अब हम इसको सॉल्व करें, सो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.128 इंच स्क्वायर पर इंच। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो थ्रोट एरिया होगा डेट वुड बी 0.128 इंच स्क्वायर पर इंच ऑफ एन लेंथ, यानी कि अगर आपके पास जो वेल्ड लेंथ है वो 1 इंच है, सो थ्रोट एरिया आप इस लोडिंग के केस में 0.128 इंच स्क्वायर रखेंगे। अगर लेट से आपके पास एक और केस आ जाता है, अब आपके पास लोड वगैरह वही है, बट आपने जो वेल्ड है वो आपने अब इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। सो यहाँ सिंपली क्या होगा कि अब आपके पास चेंज हो जाए, आपके पास डायमेंशन वगैरह वो सब कुछ चेंज हो जाए, पैरामीटर, ठीक है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, अगर लेट से 2 इंच हो जाता है या ये हाफ हो जाता है, सो सिंपली इसको हाफ या मल्टीप्लाई बाय 2 आप कर देंगे। सो हमारे पास ये इन वैल्यूज़ के उसके मुताबिक भी हमारे पास ये आ जाएंगे। सो ये बेसिकली इस थ्रोट एरिया कह लें कि ये इसकी जो है कह लें कि इस तरह से बेसिकली इसको हम इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद लास्ट जो है हमने वो विड्थ लेग फाइंड आउट करनी है। सो विड्थ लेग फाइंड आउट करने के लिए सिंपल टॉ ओवर cos 45, या फिर एक और काम भी हम कर सकते हैं कि हमारे पास जो 1 ओवर cos 45 है, ठीक है, यानी कि 1 ओवर 0.707, ये हमारे पास बनेगा 1.414। सो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि आपके पास जो W है डेट वुड बी इक्वल टू 1.414 इंटू जो हमारे पास T है, या फिर 1.414 मल्टीप्लाई बाय 0.128। सो ये विड्थ एरिया हमारे पास बनेगा 0.181
और यहाँ इसके यूनिट जो है आपके पास सिंपली इंच स्क्वायर पर इंच होंगे, या आप इसे 0.181 विड्थ लेग को 0.181 इंच भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास विड्थ एरिया जो हमारे पास सामने वाली सरफेस का होता है, और वो तो सामने हमारे पास उसको ये डिपेंडेंट नहीं होगा आपके पास लेंथ के ऊपर। सो इस वजह से विड्थ लेग फाइंड आउट करने के लिए हमने ये यूनिट्स जो लिखे हैं वो सिंपली इंच रखे हैं, ठीक है, क्योंकि वो पर यूनिट इंच, वो पर यूनिट लेंथ जो है वो उस तरह उस हिसाब से नहीं वेरी होगा। वो जो पैरामीटर वेरी हो रहा था वो हमारे पास थ्रोट एरिया होता है, जिसने बेसिकली वो स्ट्रेस वगैरह और उसको रिलेट करना होता है। सो इस तरह जो है हमारे न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इसको डायनामिक लोडिंग के केस में देख लेते हैं। बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर है, उस केस में भी यूटिलाइज होगा, और उसको जो है हम यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं। सो अभी हम इसको डायनामिक लोडिंग के अंदर इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ हमें ये बताया गया कि जो लोड है डैट इज़ वेरिंग इन बिटवीन -80 to 600 पाउंड्स, और इसकी जो फटीग सेफ्टी फैक्टर है डैट इज़ 1.5। सो बाकी पैरामीटर्स वही हैं, और उसी तरह हम इसको लेके चलेंगे। वेल्ड साइज़ हमने डिटरमिन करना है। वेल्डिंग के केस में हमने बहुत पहले डिस्कस किया था कि स्ट्रेस रेंज जो है डैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो अगर हम स्ट्रेस रेंज हमने यहाँ फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, सो डैट वुड बी डेल्टा सिग्मा, डैट वुड बी इक्वल टू 600, और उसमें से आप माइनस करेंगे -80। सो ये हमारे पास रेंज बनेगी 680 पाउंड्स की। सो अब हम इसको लेके चलेंगे, और बिल्कुल इसी तरह सबसे पहले हमने यूनिट लोड एट पॉइंट ए निकालना है ड्यू टू शेयर। अब यहाँ जो हम P लेके चलेंगे डैट वुड बी 680, और A यहाँ भी हमारे पास पाई डी होगा, ठीक है। सो डैट वुड बी इक्वल टू पाई इंटू 4.5। सो ये वैल्यू हमारे पास आएगी अराउंड 48.1 LB पर इंच। सो ये फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद सेकंड हमारे पास बेंडिंग मोमेंट का केस था। सो बेंडिंग मोमेंट के लिए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट किया था, हमारे पास P इंटू ए यानी कि 680 इंटू 15, और हमारे पास जो SW सेक्शन मॉडुलस था वो हमारे पास था पाई डी स्क्वायर बाय 4। ये क्यूब नहीं था, वो हमने डिस्कस किया था यूनिट लोड की वजह से, क्योंकि हम पर यूनिट लेंथ हम लेके चल रहे हैं। सो ये पाई डी स्क्वायर बाय 4 यानी कि पाई इंटू 4.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 641.3 LB यानी कि पाउंड्स पर इंच। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन है यूनिट लोड एट पॉइंट ए ड्यू टू टॉर्जन। सो जब हम टॉर्जन पे फाइंड आउट करने चलते हैं, सो जो यहाँ T है डैट वुड बी इक्वल टू P इंटू R। उसके बाद जो C है उसकी जगह हम D/2 पुट कर देंगे। J जो है डैट वुड बी पाई डी क्यूब ओवर 4, और वो हम डिस्कस किया हुआ है हमने कि पाई डी 4/4 क्यों नहीं होगा। सो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसमें। डैट वुड बी इक्वल टू 680 मल्टीप्लाई बाय R जो कि हमारे पास यहाँ 10 है, मल्टीप्लाई बाय D/2 जो कि हमारे पास 4.5 डिवाइडेड बाय 2 बनता है। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे पाई इंटू डी यानी कि 4.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4। सो ये वैल्यू सॉल्व करने पे हमारे पास बनेगी 213.8 पाउंड्स पर इंच। सो ये जब हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हम रिजल्टेंट फोर्स मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डैट वुड सिंपली बी Fs जो कि हमने भी फाइंड आउट की 48.1। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो बेंडिंग के केस में हमने फाइंड आउट की विच वाज 641.3 प्लस हमारे पास यहाँ टॉर्जन के केस में जो कि है 213.8 इसका भी स्क्वायर। सो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 678 पाउंड्स पर इंच। सो जब हमने यहाँ तक कर लिया है, अब हमने थ्रो डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। थ्रो डायमेंशन के लिए हमें FR हमारे पास एट ऑल अवेलेबल नहीं है। अब ये केस जो है चूँकि ये है अब डायनामिक लोडिंग का, सो अब यहाँ हम अल्टीमेट टेंसाइल को 0.3 नहीं ले सकते, इसलिए हम SER जो हमारे पास वो फैक्टर था हमें उसके ऊपर डाइवर्ट होना पड़ा, और उसके ऊपर हम डाइवर्ट हो रहे हैं
ठीक है, और हमें जो यहाँ सेफ्टी फैक्टर गिवन है, ठीक है, वो हमें गिवन है NFR, ठीक है, फटीग सेफ्टी फैक्टर जो है वो 1.5 है। सो इस वजह से हम क्या करेंगे कि ये जो लास्ट हमारे पास कैटेगरी है पॉइंट, जो हमारे पास कैटेगरी F है, हम इसको कंसिडर करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि बाकी तमाम टेंसाइल के लिए हैं, उसके अलावा जो लास्ट है वो हमारे पास शेयर को बेसिकली केटर कर रही होती है। सो इसकी वजह से ये SER था, और वो जो बिल्कुल हमने लास्ट वीक हमने डिस्कस किया कि SER वो फिर इक्वल हुआ SERS के, उसको हमने इक्वल किया SFRS के, एंड सो ऑन, सो कंप्लीट वो हमारे पास वही स्टोरी यहाँ हमारे पास अप्लाई होगी। सो यहाँ सिंपल मैं रिलेशन लिख देता हूँ कि हमारे पास जो टॉ अलाउएबल है डेट वुड बी इक्वल टू SERS डिवाइडेड बाय NFR। ये जो वैल्यू है ये हमें ये यहाँ से मिल गई कि 8 kPSI है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 8000 डिवाइडेड बाय NFR, जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास 1.5 क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। सो ये हमारे पास बनेगा 5333 PSI टॉ अलाउएबल। सो ये हमने जब फाइंड आउट कर लिया, अब हम सिंपली थ्रो डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डैट वुड बी इक्वल टू, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो T वुड बी इक्वल टू FR यानी कि 678 डिवाइडेड बाय 5333। सो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.127 इंच स्क्वायर पर इंच, और इसको भी हम अभी लास्ट मार्क में डिस्कस किया कि दैट इज़ द sort of dimension के the throat area should be around 0.127 inch square per inch of the length of the weld। so length of the weld increase करती जाएगी, आपके पास ये throat dimension भी change होती जाएगी। जब आपके पास actual length होगी, आप actual throat dimension यहाँ से find out कर सकते हैं। उसके बाद हमने width leg find out करनी है। so width leg के लिए यही फार्मूला हम यूटिलाइज करेंगे, W that would be equal to T which is 0.127 इंच स्क्वायर ओवर इंच, और इसको हम डिवाइड करेंगे cos 45 यानी कि 0.707 से। सो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 0.180 इंच। ये भी हमने डिस्कस किया था कि इंच स्क्वायर ओवर इंच, अब जो विड्थ लैग है क्योंकि वो तो सामने फेस से आपके पास आ रही है, सो वो हमारे पास लेंथ के साथ उस तरह वेरी नहीं करी होगी विड्थ लैग, ठीक है। सो विड्थ लैग ने तो हमें सिर्फ नॉर्मली ये हमें बताना होता है कि आपके पास इतना एरिया कम है, इतनी लेंथ हमारे पास होनी चाहिए कि वो एरिया फ्यूजन आपके पास बरकरार रहे और आपके पास जो बीड है जो वेल्ड की वो अलग ना हो। तो इस वजह से हम इसको इंच लेके चल रहे हैं, वरना एक प्रपोजिशन ये भी है कि जैसे जैसे थ्रोट एरिया चेंज होता है उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ विड्थ लेग भी चेंज हो रही होती है। सो इसको भी इंच स्क्वायर पर इंच की फॉर्म में लिखना चाहिए, बट ये जो हमारी बुक है वो बेसिकली इसी टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर रही है, सो हम इसी को ही लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक जो है जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल हमने लास्ट टाइम किया था वहाँ यहाँ तक तो तमाम चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद अच्छा, सो अब हमने बेसिकली चेक करना है कि एक तो ये जो फ्यूजन एरिया हमने अभी जो डिटरमिन किया है कि इसको डिटरमिन करना कि ये फेल तो नहीं करेगा, और उसके बाद लाजमी बात है चूँकि स्ट्रेस रेंज ही एक मेन कंसर्न है हमारे पास यहाँ और ये डायनामिक लोडिंग है, तो हम क्या करेंगे यहाँ नॉर्मल बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह फाइंड आउट करेंगे, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस वगैरह फाइंड आउट करेंगे, और उनको फिर हम यूटिलाइज़ करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करने में। ये तमाम रिलेशन यूटिलाइज होंगे। अच्छा, इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को आपकी ही बुक पे लेके चलता हूँ। ये आप लोगों ने जो है बियर जॉनसन को फॉलो किया था, सो ये बियर जॉनसन को मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम लोग आप लोगों ने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 1 में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट की, और उसके बाद आपने सिंपल जो यहाँ प्लेन स्ट्रेसेस थे, सॉरी इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ, सॉरी ये रिलेशन था सिग्मा एक्स था फिर सिग्मा वाई था, यानी कि ये आपने तमाम ये चीज़ें कवर की हुई हैं, ठीक है। ये फार्मूला आपने कवर किए हैं। सो बेसिकली यही फार्मूलाज जो हैं यहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं आपके पास
जो कि आपको यहाँ रिलेशन में आपको ये देखने को मिल रहा है, टॉ मैक्स का ये रिलेशन है। उसके बाद जो है सिग्मा 1 सिग्मा 3 यानी कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती हैं, एक स्ट्रेस आपकी आउट ऑफ प्लेन होती है सिग्मा 2, ये आप हम फाइंड आउट करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। उसके बाद वॉन माइसिस फेलियर क्राइटेरिया है जो कि इसी चैप्टर में आगे आता है। आई होप कि ये आप लोगों ने कवर अप किया हुआ है, और अगर नहीं कवर अप किया तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 2 की बेसिकली डोमेन बनती है, फेलियर क्राइटेरिया होता है। सो ये जो है उसको हम कवर करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ पेज सॉरी यहाँ सॉरी स्टेटस फॉर ब्रिटल, यहाँ हमारे पास होना है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ये रही, ठीक है जी। ये हमारे पास बेसिकली रिलेशन है, और यहाँ से हम जो ये स्ट्रेस यहाँ सिग्मा यूज़ हो रहा है इसको हम वॉन माइसिस स्ट्रेस कहते हैं। सो ये स्ट्रेस ये चीज़ें आप लोगों ने कवर अप की हैं। सो इनको हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ, ठीक है। सो सबसे पहले अब इसको कैसे लेके चल सकते हैं हम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि हमारे पास सिग्मा एक्स है। सो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए जो रिलेशन है दैट वुड बी सिग्मा एक्स, पी की जगह हमारे पास आएगा यहाँ 680 जो कि स्ट्रेस रेंज है, मल्टीप्लाई बाई ए एंड टू एंड डिस्टेंस 15, सी यानी कि रेडियस जो कि 4.5/2 यानी कि 2.25, डिवाइड करेंगे इसको आई के साथ, पाई डी 4/64 हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका। सो ये हमारे पास चूँकि हॉलो है, सो पाई इंटू 4.5 रेज़ टू पावर 4 माइनस हमारे पास जो थिकनेस है थोड़ा सा चेंज है, ये जो हमारे लास्ट में हमने न्यूमेरिकल किया वहाँ 0.24 थी, यहाँ बेसिकली 0.337 इंच है। सो 0.337 हम जो है जब ये डबल करेंगे, क्योंकि वॉल थिकनेस एक साइड पे होगी और दूसरी साइड पे भी होगी क्योंकि कंप्लीट रेडियस है। सो ये हमारे पास बनता है 3.83, सो रेज़ टू पावर 4, यानी कि अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो सिंपली आप 4.5 क्योंकि डायमीटर है, सो एक बार आप माइनस करें 0.337, ठीक है, फिर आप माइनस करें 0.337, सो ये हमारे पास जो है ये 3.83 आएगा। सो इसको डिवाइड करेंगे हम 64 के साथ, सो हमारे पास सिग्मा एक्स जो है डैट वुड बी इक्वल टू 2388 PSI। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ हम शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम यहाँ टॉ एक्स जेड के साथ हम डिनोट कर रहे हैं। सो वंस हमारे पास जो है यहाँ कह रहे हैं ये टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस जो है जब ये हमारे पास आ जाएगी, सो इवेंचुअली हम फिर ये प्लेन स्ट्रेसेस और बाकी तमाम चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। टॉ एक्स जेड डैट वुड बी इक्वल टू टी आर ओवर जे, सो टी वुड बी इक्वल टू पी इंटू आर यानी कि 680 मल्टीप्लाई बाय आर जो कि हमारे पास 10 है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, मल्टीप्लाई बाय सी जो कि 2.25 है, डिवाइड करेंगे इसको, और यहाँ हमारे पास जे है जो कि पाई डी 4/32 होता है। सो डैट वुड बी पाई इंटू 4.5 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3.83 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 32। सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। सो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 796 PSI। सो जब हमने ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं उसके बाद हम नेक्स्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉ मैक्स यानी कि जो हमारे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहलाएगा। सो that would be simply दोबारा कलर चेंज कर देते हैं। सो टॉ मैक्स वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि हमारे पास 2388 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस टॉ एक्स जेड जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया 796 इसका स्क्वायर। सो ये हमारे पास वैल्यू आती है अराउंड 1435 PSI।
सो एक हमने चीज़ फाइंड आउट कर ली, उसके बाद हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 फाइंड आउट करना है। सो सिग्मा 1 जो है डैट वुड बी इक्वल टू सिग्मा एक्स, जो कि हमारे पास है 2388, सिग्मा z 0 है सो लिखने की ज़रूरत नहीं, डिवाइडेड बाई 2 प्लस टॉम एक्स यानी कि 790 सॉरी टॉम एक्स यानी कि 1435। सो ये वैल्यू हमारे पास बनती है अराउंड 2629 psi। सो हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद सिग्मा 2 हमारे पास 0 है, सो उसके बाद बचता है सिग्मा 3। सो सिग्मा 3 जो है that would be equal to 2388 divided by 2 minus 1435। सो मैक्सिमम हमने स्ट्रेस फाइंड आउट की, उसके बाद अब ये मिनिमम स्ट्रेस है, इनके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमने फाइंड आउट की। सो दैट वुड बी इक्वल टू -241 psi। जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, इसके बाद हम ये जो सिग्मा है डेट इज़ कॉल्ड वॉन माइसेस स्ट्रेस। सो वॉन माइसेस स्ट्रेस जो है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये होगा सिग्मा डेट वुड बी इक्वल टू सिग्मा 1 यानी कि हमारे पास 1435, इसका स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 और सिग्मा 3 यानी कि 1435 मल्टीप्लाई बाय -241, और साथ ही यहाँ अब एडअप हो रहा होगा -241 और इसका स्क्वायर। सो सिग्मा जो है हमारे पास ये तमाम चीज़ें वर्कआउट करने के बाद आएगा 2757 psi। सो जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, उसके बाद हम जो फटीग हमारे पास वॉन माइसेस स्ट्रेस को यूज़ करते हैं, हम इवेंचुअली फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको जो है अब हम ये वॉन माइसेस स्ट्रेस फाइंड आउट के भी शेयर का उस तरह केस नहीं है। अभी हमारे हम क्या करेंगे, ये वेल्ड जो है इसको हम कैटेगरी सी का वेल्ड हम जो है कंसीडर करें, कैटेगरी सी में फॉल करता है। और इसी रिलेशन को मैं अगर यहाँ देखता हूँ, ठीक है, सो कैटेगरी सी के लिए आपके पास SCR जो है डेट इज़ 10। सो हमने सिंपली यहाँ अब क्या करना है कि इस रिलेशन को यूज़ करना है, इसको हम यहाँ ड्रैग कर लेते हैं नीचे। सो दैट वुड बी 10,000 डिवाइडेड बाय सिग्मा यानी कि 2757। सो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास जो है आएगा 3.62। सो अच्छा, सो यानी कि ये बेसिकली हमने तब फाइंड आउट किया, हमने अजम्पशन किया कि ये जो हमारे पास असेंबली थी डेट फॉल्स इन कैटेगरी सी। सो उस केस में हमने जो है यहाँ फटीग स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट कर ली फॉर कैटेगरी सी। सॉरी फटीग स्ट्रेंथ हमारे पास 10,000 थी, सो उसको यूज़ करते हुए हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट कर दिया। सो इसका मतलब है कि हमारे पास ये डिज़ाइन जो है सेफ़ है। सबसे पहले लाजमत हमने जो हमारे पास कैटेगरी एफ का केस यानी कि शेयर का केस था, उसमें चूंकि हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन था 1.5, हमने उसको भी कंसिडर किया। हमने इसको कैटेगरी सी का केस बना के भी हमने इसको स्टडी कर लिया। सो यहाँ हमारे पास ये सेकंड न्यूमेरिकल जो है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो सिंपली हमने एक्सेंट्रिसिटी को करना है, और उसके बाद हमारे वेल्डमेंट्स का जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा। सो हम आज के लास्ट टॉपिक की तरफ हम आ जाते हैं, विच इज़ एसेंट्रिसिटी लोडेड वेल्डमेंट्स। वेल्डमेंट्स ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है टुवर्ड्स द सेंटर ही लोडेड हों। जिस तरह फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ ये लास्ट एग्जांपल भी अगर देखते हैं, अगर आप इस फिगर को भी देखें तो हमारे पास जो लोड लग रहा है वो सेंटर के ऊपर लग रहा है, सेंटर लाइन है उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। सो रियल लाइफ में देखें या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये केस हो के वो सेंटर के ऊपर ही लोड लग रहा हो। सो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो है वो सेंटर से थोड़ा सा ऑफसेट पे हो। सो इन केस अगर हमारे पास जो है यूँ ऑफसेट पे अगर लोडिंग है और लाजमत है वेल्डिंग तो आपने करनी है। सो उस केस में जो है हमारे पास लोड क्या होगा और जो है कह लें कि हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे वो अभी हम देख लेते हैं। सो इसमें सबसे पहले हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना होगा। यही जो फिगर है यही आगे यूज़ हो रही है एग्जाम्पल में।
सो ये देखें, ये बेसिकली एक जो है आपके पास स्क्वायर शेप एक बन रही है, ठीक है। सो इसके लिए सेंट्रॉइड वगैरह देखना हो तो जो टेबल हमने यहाँ देखा था, इसमें ये फिगर नंबर 5 अगर हम जूम इन करें और इस पर अगर आप देख सकें, ये वाली, ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फिगर जो है उससे सिमिलर है। सो हम यहाँ से जो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी ले लेंगे, हम यहाँ से सेंट्रॉइड की वैल्यू भी ले लेंगे, और अगर लेट से हमने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, AW जो कि थ्रोट एरिया बेसिकली था, सो उसके लिए भी हमें यहाँ से वो रिलेशन हमें मिल सकता है। सो हमारे पास जो है ये फार्मूला हम यहाँ से यूज़ कर रहे होंगे, और इसको जो है हम आगे यूटिलाइज़ करेंगे इन दिस न्यूमेरिकल, जो कि हमारे पास यहाँ ये न्यूमेरिकल मौजूद है। स्टेटमेंट में गिवन है जी, द वेल्डमेंट असेंबली हैज़ फिलेट वेल्ड्स ऑन 3 साइड ऑफ द जॉइंट, वी हैव टू डिटरमिन द वेल्ड साइज नीडेड टू विथस्टैंड a static load of 4000 pounds, चेक फॉर yielding in the beam also, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। मटेरियल हमारे पास ESTM A36 है, और स्ट्रक्चरल स्टील, और उसके अलावा E70 जो है हम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। जो हमारे पास प्लेट्स हैं वो 1.5 इंच थिंक हैं। 3 डायमेंशंस यहाँ आपके पास यूज़ हो रही हैं। एक डायमेंशन है A, जो कि हमारे पास एंड ऑफ वेल्ड से लेके लोड तक का डिस्टेंस है, जो कि हमारे पास है A विच इज़ अराउंड 12। इसी तरह हमारे पास डायमेंशन B है, जो कि कह लें कि जो हमने हॉरिजॉन्टल वेल्ड किए हैं उनकी बेसिकली वो लेंथ हमें पता लग रही है, B3 है। उसके अलावा एक डायमेंशन है D, जो कि वर्टिकल जो हमने किया है एक्सक्लूडिंग द वेल्डेड पार्ट, जो एक डिस्टेंस है वो हमारे पास है 6। सो इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे, और इसको हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देख लेते हैं, और जो है ये हमारा आज का जो है ये लास्ट टॉपिक है, और इसको हम कवर अप करते हैं। इस तरह हमारा वेल्डमेंट्स का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सो ओवर टू द न्यूमेरिकल नाउ। सो हम अब न्यूमेरिकल पे आ गए, और न्यूमेरिकल को हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमने इसका कह लें कि सेंट्रॉइड हम फाइंड आउट करेंगे, और सेंट्रॉइड जो है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि वो हमारे पास फिगर नंबर 5 है। सो मैं डायरेक्ट फार्मूला यहाँ टाइप कर देता हूँ। जो फार्मूला इस केस में बनता है इसका, दैट इज़ x बार इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b प्लस d। सो ये रिलेशन बनता है हमारे पास। अब b हमें जो है यहाँ गिवन है, ठीक है। सो b हमारे केस में बनेगा 3 और 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस d, जो कि हमारे पास है 6। सो ये हमारे पास 9/12 या फिर 0.75 इंच। इसका मतलब है कि ये जो x बार ये डिस्टेंस है, यानी कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, डैट इज़ x बार, और डैट इज़ इक्वल टू 0.75 इंच। सो इसका मतलब है कि अब हम r भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर r को हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करें तो r हम कैसे फाइंड आउट कर सकते। देखें हमारे पास ये यहाँ तक का डिस्टेंस है a, और यहाँ तक का डिस्टेंस है b। सो ये जो कंप्लीट लेंथ है, इसमें से अगर हम ये वाला पार्ट निकाल दें, सो लोड से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस बचेगा। सो हम यहाँ अब लिख सकते हैं कि r इज़ इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स बार। सो a जो है हमारे पास यहाँ 12 है, प्लस b जो कि हमारे पास 3 है, माइनस एक्स बार जो कि 0.75 है। सो इसका मतलब है कि r जो है हमारे पास 14.25 इंच आएगा। सो आई थिंक इसको हमने एक ही स्टेप में दोनों कर दिया। सो हम इसको यहाँ से मूव करा लेते हैं। ये स्टेप नंबर 2 यहाँ आ गया। सो स्टेप नंबर 2 करने के बाद अब हमने यूनिट लोड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू शियर। सो इसका जो रिलेशन है हमने काफ़ी हम बार इसको डिस्कस करते हैं। एफ एस इज इक्वल टू पी, यानी कि लोड डिवाइडेड बाय ए डब्ल्यू, और यहाँ जो P होगा वो हमारे पास 4000 गिवन है,
और एरिया की बात कर लेते हैं। देखें अगर इसको देखें, अगर इसका डायमेंशन का अगर हमने एरिया फाइंड आउट करना हो, ठीक है, क्या होगा, एक डायमेंशन आपके पास यहाँ बी आ रही है और एक अगर लेट से आपके पास ये आपके पास कुछ इस तरह से इमेज है, ठीक है। अगर मैंने इस पार्ट को इसका क्रॉस सेक्शन वो एरिया फाइंड आउट करना, बेसिकली मेरे पास ये डायमेंशन होनी चाहिए, कि ये तो मेरे पास चलो बी है, मुझे ये डायमेंशन चाहिए। इसी तरह जो है जो ये डायमेंशन है इसके लिए भी लाजमी बात है आपको ये डायमेंशन डी गिवन है, बट आपको दूसरी डायमेंशन अननोन है। इसी तरह सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट के लिए भी। चूँकि हम यूनिट लोड की बात कर रहे हैं, यहाँ जो ये डायमेंशन बनेगी, ठीक है, वो होगी 2 इंटू बी प्लस डी। क्योंकि देखें ये डायमेंशन आपके पास है बी, ये डायमेंशन आपके पास बी और ये डायमेंशन है डी, 2b प्लस डी या फिर b प्लस b प्लस डी। ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 4000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस डी, जो कि हमारे पास है 6। ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 333.3 LB पर इंच। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हम टॉर्जनल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। टॉर्जनल मोमेंट अब फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिंपली T इज इक्वल टू P इंटू आर। P हमारे पास नोन है कि वो 4000 है, मल्टीप्लाई बाय R जो कि हमारे पास है 14.25। ये वैल्यू हमारे पास बनती है 57,000 LB। अच्छा, जो एक चीज़ कंफ्यूज कर सकती है, देखें ज़रूरी नहीं है कि ये जो पर यूनिट लेंथ है अब इसमें वो लेंथ ऑफ वेल्ड वगैरह हो, लेंथ के कोई भी यूनिट हो सकते हैं। लेट से अगर आप जिस तरह हम ये कंपोनेंट देख रहे हैं, अगर इसको हम क्रॉस सेक्शन से देखें हमें इसकी हाइट नहीं नोन, ठीक है, और ना ही हमें हाइट और ना ही हमें जो है ये डायमेंशन नोन है कि ये रेक्टेंगुलर में ये डायमेंशन कितनी है। पर यूनिट लेंथ जो है वो इनके हिसाब से मेजर हो सकता है। चूँकि ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये बेसिकली सिंपल सिंगल बेवल वेल्ड है। बेसिकली इसमें विड्थ ऑफ लेग जो है आपके पास कह लें कि जिस तरह हमारे पास विड्थ ऑफ लेग होता था कि आपके पास ये डायमेंशन भी और ये डायमेंशन भी दोज वर इक्वल टू W। आप एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ भी आपके पास समवट कुछ इस तरह का ही ये केस आ रहा है। सिंपली आपके पास जो है कह लें कि हम W इन अ सेंस हम W के लिहाज से यहाँ पर यूनिट लेंथ हम इसमें इस केस में फाइंड आउट कर रहे हैं। और चूँकि लेंथ्स वगैरह हमें बाकी जो है वो नोन है, ये देखें D B वगैरह नोन है। कंफ्यूज नहीं करना, पर यूनिट लेंथ जो है वो जो पैरामीटर हमें नोन है उसके मुताबिक ही हो सकता है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट करना है, विच इज़ W इज इक्वल टू 2b प्लस डी और इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। that would be equal to that's not it, minus b स्क्वायर और यहाँ b प्लस डी और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b प्लस टी। जब ये सारा आप ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये आपके पास वैल्यू बनेगी 83.25 क्यूबिक इंच। यहाँ से हमने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है अभी हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास हायर स्ट्रेस कहाँ आ रही होगी। हायर स्ट्रेस बेसिकली अब इस केस में अकर हो रही है एट द पॉइंट विच इज़ फर्देस्ट फ्रॉम द सेंट्रॉइड। वो बेसिकली आपके पास ये पॉइंट बनता है जो कि हमने यहाँ ए से लेबल किया हुआ है, ये सेंट्रॉइड है और ये पॉइंट बिल्कुल इससे फारदेस्ट वो पॉइंट है, यानी कि बिल्कुल क्योंकि एज ऑफ द वेल्ड पे वो लाई कर रहा है। अब इस पॉइंट पे हम यहाँ बाकी स्ट्रेसेस फाइंड आउट करेंगे कि जो है स्ट्रेसेस की यहाँ क्या सिचुएशन है। कौन कौन सी यहाँ फोर्सेस आपके पास एक्ट कर रही होंगी। देखें एक चीज़ सबसे पहले यहाँ देखो कि
आपके पास ये लोड एक्ट कर रहा है और ये आपके पास एरिया, सो इस एरिया के बिल्कुल ये पैरेलल एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो इस वजह से हमने जो शेयर फोर्स है वो एज इट इज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो टॉर्जन है इस केस में, ठीक है। अब टॉर्जन का, अब चूँकि एसेंट्रिक है सो दो कंपोनेंट्स इसके होंगे, एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा होगा टॉर्जन का और एक इसका वर्टिकली एक्ट कर रहा होगा, जो कि आप हमको यहाँ फिगर से भी विजिबल है। सो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है जो टॉर्जन का एक्ट कर रहा होगा एट पॉइंट ए। सो सबसे पहले जो है हम यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट कर देते हैं एफ टी एच, दैट वुड बी इक्वल टू टी इंटू द मोमेंट आर्म यानी कि डी बाई टू डिवाइडेड बाय जे डब्ल्यू यानी कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो जब डी बाई टू इस वजह से किया है कि हमारा पॉइंट ए इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, सो ये जो डिस्टेंस है ये दैट इज़ डी बाई टू। सो सिंपल यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि टी जो कि हमने फाइंड आउट किया है 57,000 मल्टीप्लाई बाई डी बाई टू या फिर 6 बाई 2 या फिर 3, और जे डब्ल्यू भी हमने फाइंड आउट किया है 83.5। सो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 2054.1 LB पर इंच। सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि एफ टी वर्टिकल डैट वुड बी इक्वल टू टी। अब यहाँ डी बाई टू की जगह हमारे पास जो डिस्टेंस होगा डैट वुड बी आर माइनस ए और डिवाइड होगा जे डब्ल्यू से। देखें क्यों होगा ये, सबसे ये देखें हमारे पास आर माइनस ए जो है वो ये डिस्टेंस बना है जो कि सेंट्रॉइड से इस पॉइंट ए तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है। सो डैट इज़ आर माइनस ए। सो इस वजह से यहाँ आर माइनस ए आया आपके लिए वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। और इसमें अब वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, सो टी डैट इज़ इक्वल टू 57,000 मल्टीप्लाई बाय आर माइनस ए यानी कि 14.25 माइनस 12 डिवाइड होगा ये 83.25 के साथ, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी 1540.5 LB पर इंच। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है। सो एफ आर दैट वुड बी इक्वल टू हमारे पास जो सबसे पहला कंपोनेंट है एफ टी और इसका एच कंपोनेंट, इसका स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट जो हमारे पास एफ टी वी इसका स्क्वायर प्लस जो हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है, सॉरी यहाँ इसका ये स्क्वायर है, फिल वक्त ऐसे नहीं होगा, वी प्लस हमारे पास जो शेयर फोर्स थी एफ एस वो और इसका स्क्वायर और ये डैट कंप्लीट बाय 1/2। सो सिंपल अगर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, सो 2054.1 प्लस एफ टी वी जो कि हमारे पास है 1540.5 प्लस एफ एस या फिर शेयर के जो यूनिट फोर्स है 333.3 इसका स्क्वायर कंप्लीट बाय 1/2। सो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 2780 LB पर इंच। सो जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया, अब हम यूनिट एरिया ऑफ थ्रोट फाइंड आउट कर सकते हैं। और यूनिट एरिया ऑफ थ्रोट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले टॉ अलाउेबल, चूँकि हम E70 यूज़ कर रहे हैं, सो डैट वुड बी सिंपली बी 0.3 मल्टीप्लाई बाय 70,000 या 70 kPSI जो कि हमारे पास वैल्यू होगी 21,000 और PSI। सो यहाँ अब हमने T फाइंड आउट करना है। सो 2780 डिवाइडेड बाय 21,000। सो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 0.132 इंच स्क्वायर पर इंच। सो यानी कि जो थ्रोट एरिया होगा डैट वुड बी 0.132 इंच स्क्वायर पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट जो भी वो डायमेंशन आप विड्थ कह लें उसे या हाइट कह लें,
कि वो जैसे जैसे वेरी करेंगे उस तरह हमारा ही थ्रोट एरिया भी चेंज हो रहा होगा। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ W रह जाता है। W फाइंड आउट करने के लिए इज इक्वल टू 1/cos 45 या फिर 1.414 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास ये डिस्टेंस है 0.132। सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये आंसर आएगा 0.187 इंच। सो इस तरह जो है ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। हमने सेंट्रिसिटी के हिसाब से भी फाइंड आउट कर लिया। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक बार अपनी स्लाइड्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। बाकी जो है हमने टॉपिक फिनिश कर लिए हैं। सो अब हम रिकैप कर लेते हैं आज के पूरे लेक्चर को। हमने स्टार्ट किया था वेल्ड एज अ लाइन से। हमने बात की थी कि अक्सर केसेस में हमारे पास अगर लेंथ वगैरह चेंज होती है, डायमेंशन चेंज हो जाती है, सो हम हर केस के लिए बार बार फाइंड आउट नहीं कर सकते कि थ्रोट एरिया क्या है, विड्थ क्या होगी एंड सो ऑन। सो हम क्या करते हैं, उसे पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में दे देते हैं कि भले हमें वेल्ड इंक्रीज भी करना पड़ जाए या स्पेसिमेन चेंज हो जाए और मगर थिकनेस वगैरह वेल्ड की वो वही है। सो हमें पता हो कि स्ट्रेंथ वगैरह क्या होगी और हम उसके इवेंचुअली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब इस केस में जब हम वेल्ड एज अ लाइन लेंगे, हमने तमाम केसेस कंसिडर करने हैं। टेंशन, कंप्रेशन हो सकती है, शेयर, बेंडिंग, टॉर्जन सब कुछ अगर हो सकता है। सो उसके बाद ये चार्ट था जिसमें डिफरेंट कन्फिग्रेशन के हिसाब से आपके पास यहाँ सेक्शन, मॉडुलस, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह इनके रिलेशंस गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल थी जिसमें हमारे पास स्टैटिक लोडिंग का केस था। ये पाइप था जो कि दोनों साइड पे वेल्डेड था, जो इस साइड पे पाइप वेल्ड था, उसके कह लें कि इस साइड से एक और ये एक तरह से कह लें कि पार्ट था या एक आयरन का एक पीस था जो कि आर्म के तौर पे एक्ट कर रहा था और वहाँ आपके पास लोड लग रहा था। ये सेंट्रिक लोडिंग का केस नहीं है, बिल्कुल सेंटर में ही, सेंटर लाइन के ऊपर एक्ट कर रहा है। सो इसको हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले जो है ये एक फ्लो चार्ट है जो कि हमने फॉलो करना है। यूनिट लोड हमने फाइंड आउट किया शेयर के लिए, बेंडिंग के लिए, टॉर्जन के लिए, उनके फोर्स का हमने रिजल्टेंट लिया। रिजल्टेंट को यूज़ करते हुए हमने फिर यहाँ से थ्रो डायमेंशन फाइंड आउट की, जिसकी वजह से हमने इवेंचुअली फिर हम एबल हो सके कि हमने यहाँ से विड्थ लेग फाइंड आउट की। सो इसी तरह हमने तमाम प्रोसीजर्स जो हैं फॉलो किए। इस पे भी हम आते हैं। उसके बाद सेकंड केस था जिसमें हमने डायनामिक लोडिंग का केस लिया। डायनामिक लोडिंग में हमने बिल्कुल वही सारा कुछ यूज़ करना है, मगर एक चीज़ जो नोट करने वाली वो ये कि हमने फोर्स रेंज को फॉलो करना होता है। सो उस तरह बाकी तमाम पैरामीटर्स बिल्कुल उसी तरह हमने यहाँ फाइंड आउट किए। केस एफ जो है यहाँ हमने SCR लिया, कंप्लीट इस पर डिस्कशन की हमने कि हम ये क्यों ले रहे हैं। सिंस इट वाज द केस ऑफ डायनामिक लोडिंग, बाकी तमाम वैल्यूज़ बिल्कुल उसी तरह ही हैं और इवेंचुअली हमने यहाँ फाइंड आउट किया। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास जो थर्ड केस है, बल्कि एक मिनट रुके मैं ज़रा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, फिर ये सही रहेगा। सो डैट इज़ ऑल राइट नाउ। अच्छा, सो हमने जो है यहाँ से इसको कंप्लीट डिस्कशन की कि फ्यूजन एरिया के जो है हमने उसको वेरीफाई करने के वो स्ट्रेंथ गेन करेगा या नहीं करेगा। सो उसके लिए हमने फिर ये केस लिया, चूँकि अब ये हमारे पास फ्यूजन का केस है, टेंसाइल लोडिंग का केस है। सो हम इसको टेंसाइल लोडिंग के केस की तरह ही लेके चलेंगे। सो यहाँ हमने फिर बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट की, शियर स्ट्रेस वगैरह फाइंड आउट की और फिर हमने प्लेन स्ट्रेसेस फाइंड आउट की। प्लेन स्ट्रेसेस को यूज़ करते हुए हमने वॉन माइसिस फेलियर क्राइटेरिया को यूज़ किया, वॉन माइसिस स्ट्रेस फाइंड आउट की और हमने SF 10,000 बेसिकली हमारे पास यहाँ से आई, जो कैटेगरी CS में 10 होता है KPSI, ठीक है। सो इसको हमने यूटिलाइज़ करते हुए यहाँ से हमने फैक्टर सेफ्टी निकाला जो कि 3.62 था। सो यहाँ तक करने के बाद हमने सेंट्रिसिटी लोडेड वेल्डमेंट्स की बात की और हमने बात की कि नॉर्मली हमारे पास ऐसे केस भी हो सकता है कि सेंटर में लोड ना हो। सो उस केस में हमें सेंट्रॉइड वगैरह फाइंड आउट करना पड़ेगा और हमने इस केस के लिए वो स्टार्ट किया। यहाँ सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चूँकि हमें सेंट्रॉइड नहीं पता था और हमने कन्फिग्रेशन देखनी थी, सो हमने इस चार्ट को दोबारा फॉलो किया है इस केस में और यहाँ से हमने जो हमारे पास फिगर ये पार्ट नंबर 5 था, बिल्कुल यही केस था। यहाँ से SW फाइंड आउट किया, J फाइंड आउट किया, AW फाइंड आउट किया, X बार का फॉर्मूला नोट किया और उसको हमने इस्तेमाल हमने किया है यहाँ। सो सेंट्रॉइड हमने फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड टू लोड यानी कि R ये फाइंड आउट किया।
इसको फाइंड आउट करने के बाद हमने यूनिट लोड ड्यू टू शेयर फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने टॉर्जनल मोमेंट फाइंड आउट करके पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके हमने यहाँ जो हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही थी, ठीक है, टॉर्जनल फोर्स जो एक्ट कर रही थी हमारे पास लाजमी आता है वो चूँकि सेंट्रिक लोडिंग है तो इसकी वजह से हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट अगर फोर्स का एक्ट कर रही होगी एट अ पॉइंट विच इज़ फर्देस्ट फ्रॉम द सेंट्रॉइड, जिसको हमने ए से लेबल किया हुआ था, और उस पॉइंट पे हमने जो है ये तमाम फोर्सेस फाइंड आउट की। और ये जब फोर्सेस फाइंड आउट हो गई तो उसके बाद हमने रिजल्ट सिंपली फाइंड आउट करना था और हमने यहाँ से एफ आर फाइंड आउट किया। यूनिट एरिया ऑफ द थ्रोट हमने फाइंड आउट किया इंच स्क्वायर पर इंच की फॉर्म में कि द थ्रोट एरिया वुड बी 0.132 इंच स्क्वायर पर यूनिट लेंथ, जिस तरह भी जो है वो वेरी आपके पास हो रही है। इसी तरह हमारे पास जो विड्थ लैग है वो भी हमने फाइंड आउट की जो कि हमारे पास 0.187 इंच है। सो यहाँ स्लाइड वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो पार्ट बचता है, ठीक है, यहाँ दो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जो है मैंने यहाँ डिस्कस किया है, ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ खुरमी से ये लिया गया है और खुरमी का ये एग्जाम्पल 10.5 है। सो 10 जब आप ये करने लगे सो एक बार बाकी न्यूमेरिकल्स को भी देख लीजिएगा। इसमें सिंपल आपके पास यहाँ प्लेट गिवन है, ये जो वेल्ड है आपके पास सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड है, ये आपके पास डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड्स हैं, ठीक है। सिंपल इसने जो है यहाँ लेंथ एज्यूम करके और उसने वो स्ट्रेसेस इंडिविजुअली फाइंड आउट करके उनको कंपेयर किया और वहाँ से उसने फाइंड आउट किया लेंथ्स वगैरह। और यहाँ अगर फटीक लोडिंग के केस में उसने सिंपली फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इसको डिवाइड किया। हमारे नॉर्मली जो फटीक वगैरह लोडिंग वगैरह का केस है वो बहुत डिफरेंट है नॉर्मल में। सो ये बिल्कुल एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको कह लें अपने एक तरह से असबर कह लें इसको, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट। उसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ शिगली की बुक से ये एग्जांपल 9.4 है, ये लास्ट टाइम फीचर हो चुका है, ठीक है। ये भी इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है, आपने इसको प्रैक्टिस करना है अभी और ये आपने प्रैक्टिस करके इसको यानी कि सबमिट भी कराइएगा इसको। सो ये न्यूमेरिकल जो है बल्कि इनफैक्ट सबमिट करने की जरूरत नहीं, बट यू हैव टू डू इट, ठीक है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको एक बार कर लीजिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन आती है तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। सो दैट इज़ प्रीटी मच इट फ्रॉम द वेल्डिंग पार्ट। यहाँ हमारा वेल्डमेंट्स का पार्ट ख़त्म हो जाता है और अब हमारा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक है हमने फिट्स एंड टॉलरेंसेस को कवर करना है और हमारा जो मशीन डिज़ाइन एंड कैड 1 का कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।